झारखंड की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। चोरी के शक में बुलाई गई बैठक बनी मौत का कारण। रांची में मां के सामने बेटे की पीट कर की हत्या, 7 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड की राजधानी रांची से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बड़मू थाना क्षेत्र के चाया गांव में चोरी के शक में बुलाई गई ग्रामीणों की बैठक के दौरान एक युवक को उसकी मां के सामने ही पीट कर मार डाला गया। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 6 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है, जबकि एक आरोपी को रविवार को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। मृतक की पहचान विक्की नायक के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार मोटर पंप पर चोरी करने के आरोप में बैठक बुलाई गई थी, जहां परिजनों की मौजूदगी में ही विक्की के साथ बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की मां की शिकायत पर जिन 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें है कामेश्वर यादव, रामजीत महतो, विनोद उराव, सरहुल मुंडा, विजय मुंडा, सुकू नायक और बॉबी मुंडा शामिल है। सभी आरोपी बड़मू थाना क्षेत्र के निवासी है। थाना प्रभारी नवीन शर्मा ने बताया कि इस मामले में जांच जारी है और घटना में अन्य लोगों की संलिप्तता भी सामने आ रही है। जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। पुलिस ने शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम कराया। शव गांव पहुंचते ही मां और परिजनों की चित्कार से माहौल गमगीन हो गया। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया था। शनिवार को शाम करीब 4 बजे डीएसपी रामनारायण चौधरी और थाना प्रभारी द्वारा सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिए जाने के बाद ही परिजनों ने अंतिम संस्कार किया। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कांके विधायक सुरेश बैठा ने कहा कि मामूली सी चोरी के आरोप में बैठक बुलाकर युवक की हत्या करना जघन्य अपराध है। उन्होंने दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए कड़ी सजा दिलाने की मांग की। घटना की जानकारी मिलने के बाद भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व विधायक किशोर कुमार राम, राष्ट्रीय मंत्री जीतू चरण राम, प्रदेश महामंत्री रंजन पासवान, प्रदेश मंत्री नीरज नायक, प्रदेश प्रवक्ता संदीप कुमार सहित अन्य नेताओं ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। नेताओं ने परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया और प्रशासन से स्पीडी ट्रायल की मांग की। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि कानून हाथ में लेने की मानसिकता समाज के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। पुलिस का कहना है कि मामले पर किसी भी स्तर से लापरवाही नहीं बरती जाएगी और दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। दहेज विवाद में समस्तीपुर के जज की पत्नी को गोड्डा में मारी गोली, हालत गंभीर, भागलपुर रेफर। दहेज विवाद से जुड़ा एक गंभीर मामला गोड्डा जिले से सामने आया है। बिहार के समस्तीपुर में पदस्थापित न्यायिक दंडाधिकारी संतोष कुमार शाह की पत्नी 35 वर्षीय वंदना शाह को अपराधियों ने गोली मार दी। घटना में वंदना शाह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर किया गया। यह घटना शनिवार की है। वंदना शाह कोर्ट में गवाही देने के बाद अपने मायके हनवारा थाना क्षेत्र के परसा गाँव लौट रही थी। उनके साथ उनके भाई बालकृष्ण शाह बाइक पर सवार थे। इस दौरान पथरगामा क्षेत्र के गांधीग्राम फ्लाईओवर के पास बाइक सवार हमलावरों ने सामने से फायरिंग कर दी। हमले में वंदना शाह को 2 गोलियां लगी। एक गोली ठुड्डी में लगी, जबकि दूसरी गोली पीठ में जा फंसी। गोली लगते ही वे सड़क पर गिर गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें पथरगामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद गोड्डा सदर अस्पताल रेफर किया गया। सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने देर शाम एक गोली निकाल ली, लेकिन पीठ में फंसी दूसरी गोली नहीं निकाल पाने के कारण उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इसी कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर किया गया। घायल वंदना शाह ने पुलिस को बयान में आरोप लगाया कि हमलावरों में उनके पति का भाई गुड्डू शाह और प्रमोद कुमार शाह शामिल थे। दोनों बाइक पर सवार थे। उन्होंने सामने से गोली चलाई। बताया जा रहा है कि घटना में 2 अन्य अपराधी भी शामिल थे। वंदना के भाई बालकृष्ण शाह ने बताया कि 2019 में वंदना की शादी कहलगांव के निवासी संतोष कुमार शाह से हुई। शादी के कुछ समय बाद संतोष कुमार की नियुक्ति न्यायिक दंडाधिकारी पद पर हो गई। इसके बाद दहेज को लेकर वंदना को प्रताड़ित किया जाने लगा। पति से विवाद के कारण मामला गोड्डा कोर्ट में चल रहा है। परिजनों के अनुसार 2021 में कोरोना काल के दौरान भी वंदना शाह पर जानलेवा हमला किया गया था। शनिवार को गोड्डा में गवाही देकर लौटने के दौरान एक बार फिर उन पर हमला किया गया। घटना की सूचना मिलते ही गोड्डा और पथरगामा थाना की पुलिस सदर अस्पताल पहुंची। एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने घायल वंदना शाह का बयान दर्ज किया। इस दौरान नगर प्रभारी दिनेश पहली, पथरगामा थाना प्रभारी शिवदयाल सिंह, मोतिया ओपी प्रभारी मुकेश रावत समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी। झारखंड में बड़ा सड़क हादसा, लातेहार के ओरछा घाटी में बस पलटी, 5 लोगों की मौत।
झारखंड के लातेहार जिले में शुक्रवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। महुआ दांड थाना क्षेत्र की ओरसा घाटी में एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 5 महिलाओं की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मनोज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। एम्बुलेंस को तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। मिली जानकारी के अनुसार बस में करीब 80 यात्री सवार थे। सभी यात्री छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से लोध फॉल घूमने जा रहे थे। ओरसा घाटी के पास अचानक बस पलट गई, जिससे मौके पर ही चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद अब तक 5 महिलाओं के शव निकाले जा चुके हैं। आशंका जताई जा रही है कि बस के नीचे और भी लोग दबे हो सकते हैं। कुछ घायलों के फंसे होने की भी सूचना है, जिन्हें निकालने का प्रयास जारी है। घायलों को इलाज के लिए महुआ दांड सरकारी अस्पताल लाया गया, जहाँ बड़ी संख्या में मरीज पहुँचने से अस्पताल भर गया। स्थिति को देखते हुए आसपास के लोकल क्लिनिक के डॉक्टर और प्रैक्टिशनर भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और घायलों के इलाज में मदद कर रहे हैं। मासूम अंशंशिका को बंगाल में 5-5 लाख में बेचने की थी तैयारी। गुलगुलिया गिरोह के 30 से अधिक सदस्य हिरासत। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र से लापता हुए मासूम भाई बहन अंश और अंशिका की सुरक्षित बरामदगी के बाद पुलिस जांच में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। जांच में सामने आया है कि दोनों बच्चों को बड़े सिंडिकेट के जरिए 5-5 लाख रुपए में बेचने की तैयारी थी। इस मामले में पुलिस ने गुलगुलिया गिरोह के 30 से अधिक सदस्यों को हिरासत में ले लिया। 2 जनवरी को धुरवा थाना क्षेत्र के मोसी बड़ी मल्हार कोचा से लापता हुए अंश और अंशिका को पुलिस 14 जनवरी को रामगढ़ जिले के चितरपुर से सुरक्षित बरामद किया था। बच्चों की बरामदगी के बाद पुलिस ने पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ते हुए बड़े मानव तस्करों का नेटवर्क का पर्दाफाश किया। जांच में सामने आया कि बच्चों को बैलून और टॉफी का लालच देकर अगवा करने वाले दंपति नव खेरवर और सोनी कुमारी उर्फ सोनिया था। दोनों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ में पता चला कि गुलगुलिया गिरोह का मुख्य काम बच्चों को अगवा कर ऊपरी स्तर के सिंडिकेट तक पहुंचाना है। इसके बदले गिरोह को मोटी रकम मिलती है। ऊपरी नेटवर्क बच्चों को सुरक्षित ठिकानों पर रखकर उन्हें बेचने या अन्य आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल करता है। पुलिस को मिले इनपुट के अनुसार इनके गिरोह का तार झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तक फैले हुए हैं। जांच एजेंसियों को आशंका है कि ये नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी रैकेट से भी जुड़ा हो सकता है। गिरोह के खुलासे के बाद झारखंड पुलिस की SIT ने रांची, मुरी, कोटशिला, लातेहार, चंदेवा सहित कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस दौरान 30 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया। सभी से गुप्त स्थानों पर गहन पूछताछ की जा रही है। 14 जनवरी को बच्चों की बरामदगी के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पुलिस की सराहना करते हुए कहा था, जांच यहीं तक नहीं रुकेगा और संगठित अपराधियों की कमर तोड़ी जाएगी। DGP और CID ADG ने भी अंतर्राज्यीय गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिया था। राज्य की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, CM हेमंत सोरेन दे सकते हैं तोहफा, योजना से जुड़ेंगे नए लाभुक। झारखंड की महिलाओं के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं को जल्द बड़ा तोहफा मिल सकता है। योजना की 17वीं किस्त जारी होने के बाद अब नए लाभुक को 18वीं किस्त का इंतजार है। इसी बीच संकेत मिल रहे हैं कि राज्य सरकार योजना के दायरे बढ़ा सकती है, जिससे नए लाभुक का नाम भी योजना में जोड़ा जा सकता है। दरअसल 18 फरवरी से 19 मार्च तक झारखंड विधानसभा का बजट सत्र प्रस्तावित है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस सत्र में मैया सम्मान योजना की बजट में बढ़ोतरी कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो लंबे समय से बंद पड़ा योजना पोर्टल दोबारा खोला जा सकता है, जिससे पात्र लेकिन वंचित महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। फिलहाल राज्य में करीब 56 लाख महिलाएं मैया सम्मान योजना से जुड़ी है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को करीब 2500 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है, जो उनके दैनिक जीवन में बड़ी राहत साबित हो रही है। लेकिन कई महिलाएं ऐसी भी है जो पात्र होने के बावजूद भी अब तक इस योजना से नहीं जुड़ पाई हैं या हाल में ही 18 वर्ष की आयु पूरी होने के कारण आवेदन करना चाहती है। यदि सरकार बजट में अतिरिक्त राशि का प्रावधान करती है तो इन महिलाओं के लिए सुनहरा मौका होगा। मैया सम्मान योजना के लिए पात्रता मापदंड है, महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो, आवेदक झारखंड की निवासी हो, परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से कम हो। जरूरी दस्तावेज है आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासबुक, वोटर कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो। अन्य महत्वपूर्ण शर्तें भी है। परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए। परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बजट सत्र में यदि योजना के लिए अतिरिक्त फंड स्वीकृत होता है तो जल्द ही पोर्टल खोलने का फैसला लिया जा सकता है। इससे लाखों महिलाओं को योजना से जुड़ने का अवसर मिलेगा। रांची से 50 किलोमीटर दूर इस गांव में आज भी अंधेरा कायम है। टॉर्च और लालटेन के सहारे लोग गुजारते हैं रात। एक और देश डिजिटल इंडिया और आधुनिक तकनीक की बात कर रहा है, वही दूसरी ओर झारखंड की राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर खूंटी जिला का बलगा गांव आज भी अंधेरे में डूबा हुआ है। आजादी के 78 साल बाद भी इस गांव में बिजली नहीं पहुंची। शाम होते ही पूरा गांव अंधेरे और सन्नाटे में चला जाता है। बलगा गांव मरहू प्रखंड में स्थित है। यहाँ अंधेरा सिर्फ बिजली न होने की परेशानी नहीं बल्कि विकास से कटे रहने की सच्चाई है।
लोगों का कहना है कि उन्होंने आज तक अपने घरों में बिजली की रोशनी नहीं देखी। ग्रामीण संदीप ने आरोप लगाया कि गांव में बिजली कनेक्शन और मीटर लगने के नाम पर 300-400 रुपये मांगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पैसे दिए उनके घरों में कनेक्शन लग गया और जो नहीं दे पाए उनके घर आज भी अंधेरे में है। सरकारी योजनाएं कागजों में मुफ्त है, लेकिन हकीकत में लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। साल 2018 में सरकार ने दावा किया था कि देश का हर गाँव बिजली से जुड़ चुका है, लेकिन बलगा गाँव इस दावे की सच्चाई को दिखाता है। नियमों के अनुसार अगर गांव के कुछ घरों या सरकारी भवन में बिजली पहुंच जाए तो पूरा गांव कागजों में रोशन मान लिया जाता है। इसी वजह से सरकारी रिकॉर्ड में बलगा गांव में बिजली है, लेकिन आदिवासी टोले और पहाड़ी इलाके तक आज भी तार और खंभे नहीं पहुंचे। बिजली न होने से गांव की रोजमर्रा और जिंदगी बेहद कठिन है। पहले ग्रामीणों को हर महीने 3 लीटर मिट्टी का तेल मिलता था, जो घटते घटते अब 1 लीटर रह गए। अब वो भी बंद होने के कगार पर है। रात में महिलाएं या तो लालटेन की कमजोर रोशनी में खाना बनाती है या टॉर्च जलाकर चूल्हा जलाती है। कुछ लोग आज भी पेंसिल बैटरी वाली लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। गांव में सोलर से चलने वाले पानी की मोटर तो लगी है, लेकिन वो भी पूरी तरह धूप पर निर्भर है। बादल आते ही पानी की सप्लाई बंद हो जाती है। ऐसे में महिलाओं को पीने की पानी के लिए कई किलोमीटर दूर ढाणी तक पैदल जाना पड़ता है। ग्रामीणों के अनुसार पहले कहा गया था कि क्रिसमस तक गाँव में बिजली आ जाएगी, फिर नए साल की बात कही गई। फिर अब क्रिसमस और नया साल दोनों गुजर चुका है, लेकिन गाँव आज भी अंधेरे में है। गांव के सरकारी प्राथमिक स्कूल में स्मार्ट टीवी तो लगे हैं और वायरिंग भी हो चुकी है, लेकिन बिजली न होने के कारण सिर्फ ये 100 पीस बनकर रह गया है। स्कूल निगरानी समिति के अध्यक्ष बताते हैं कि बिजली की कमी के कारण बच्चे की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और कई बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। बलगा गांव की कहानी आजादी के अमृत काल के विकास के दावों पर सवाल खड़े करती है। यह सिर्फ बिजली के खंभों का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि उस रोशनी का इंतजार कर रहा है जो इसे अंधेरे से बाहर निकाल सके।